A very good afternoon to all of you. एक फैमिली में जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उनकी सोच भी अलग अलग होती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं और कभी कभी इन्हीं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज की वजह से उनकी सोच नहीं मिलती है, यानी कि कुछ एक डिफरेंसेस उनके बीच में आने लगते हैं। कई बार ईगो को लेकर आने लगते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगते हैं, कई बार अगर बच्चे बहुत सारे एक साथ रहते हैं जॉइंट फैमिलीज में तो भी कुछ एक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो सारा प्रोसेस है इससे होने लगते हैं फैमिली ब्रेकडाउन्स, ब्रेकअप्स नहीं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब फैमिली ब्रेकडाउन्स को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आपको इन इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर शैलजा पोखरियाल के साथ। डॉक्टर शैलजा, वेलकम टू द शो। हेलो। जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर शैलजा कि कई बार कुछ एक डिफरेंसेस की वजह से ईगो क्लैशेस होने लगते हैं या कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से प्रॉब्लम्स आने लगती हैं फैमिलीज में, जस्ट बिकॉज की पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे फैमिली ब्रेकडाउन्स होते हैं, एक्सेप्ट दिस की ईगो आ रही है या कम्युनिकेशन गैप हो रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर आजकल देखा गया है कि जब से दोनों पेरेंट्स वर्किंग हुए हैं तब से दोनों का टाइम मैनेजमेंट, फिर उसके अलावा टास्क मैनेजमेंट, काम इतने ज़्यादा होते हैं करने के लिए हस्बैंड वाइफ को, इस वजह से क्लैशेस का मेन कारण ये होता है। इसके अलावा फाइनेंसेस का खर्चा बढ़ रहा है तो दोनों को कमाना एक तरह से ज़रूरी भी है, बोथ नीड्स टू अर्न। तो इसीलिए बच्चों को भी समझना है कि हमें पेरेंट्स को कोऑपरेट करना है। आजकल बच्चे थोड़ा एडोलेसेंस एज में हैं तो उनका इम्पल्स कंट्रोल थोड़ा कम है, दे आर मोर इम्पल्सिव, तो इस वजह से भी उनका क्लैशेस का कारण ज्यादा हो जाता है, बिकॉज पेशेंस लेवल कम हो जाता है, बहुत कम हो गया है बच्चों में। ओके, अगर इन इश्यूज की बात करें तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे इश्यूज हैं, अलग अलग अगर कैटेगराइज किया जाए, लाइक अगर इन लॉज में एक लड़की गई है तो उसके भी बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से फैमिली ब्रेकडाउन हो जाते हैं। तो एक जो सिंगल फीमेल है वो किस तरह से मैनेज करे इन सारी चीजों को? ज्यादातर फीमेल्स को मैं जेंडर बायस से नहीं बोल रही हूँ, स्केपगोट बनाया जाता है कि बहू की वजह से क्लैशेस हैं। मेन पर्पस ये है कि अंडरस्टैंडिंग का ज़रूरत है। अगर एक नया इंसान घर पे आया है तो मुझे ये लगता है कि उसको वेलकम करना चाहिए। उसके सेट ऑफ वैल्यूज़ अलग होंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड के से आया है। कई बार अरेंज मैरिजेस में एक इंसान कंजर्वेटिव फैमिली का है तो दूसरा इंसान ओपन माइंडेड है, तो इस वजह से क्लैशेस होते हैं। तो ऐसे में दूसरे की बात को समझना, और एक अगर डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट रहता है घर में कि हर एक को अपनी जो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर हो तो उसको समझना, मगर इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को लांघना नहीं चाहिए। बड़ों की रिस्पेक्ट को रखते हुए, अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है, इसलिए दोनों साइड से ही समझना चाहिए कि किसकी सोच कैसी है और कैसे किसे एडजस्ट करके चलना है, क्योंकि अगर सिर्फ एक साइड से एडजस्टमेंट होता है तो भी ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और फैमिली ब्रेकडाउन्स की एक वजह बन जाती है। अभी बात करेंगे जसपाल के साथ फोन लाइन पर। जी जसपाल। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ जी, मैं मैम से बात करना चाहती थी कि मेरी भाभी है और मैं हैंडीकैप्ड हूँ, घर में रहती हूँ जी, और मेरी भाभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 6 साल के, एक 6 ईयर की है गुड़िया और 5 ईयर का बेटा है। तो मैं कभी कभी बच्चों को लेकर कभी कभी झगड़ा हो जाता है। मैं अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहती हूँ लेकिन भाभी समझती है कि मैं माँ हूँ, मैं ही सही बता रही हूँ, तो इन बच्चों के लेके थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। इसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं उस सिचुएशन में क्या करूँ? थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं बच्चों को लेकर, जैसे कि इन्होंने कहा कि अच्छी बातें सिखाना चाहती हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी माँ है तो वही उन्हें टीच करे। क्या कर सकती है इस केस में? देखिए, इनपुट्स मदर से आए या किसी रिलेटिव से आए, बेसिक बात यह है कि बच्चे किसको अपना मॉडल मानते हैं। कई बार बच्चे जब जो सेम सेक्स बच्चा होता है, जैसे बड़े जब होते हैं बच्चे तो लड़कियां माँ के अगेंस्ट हो जाती हैं या लड़के फादर के अगेंस्ट हो जाते हैं। बचपन में देखा गया बच्चे ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, तो ये नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। तो बच्चा जिसको भी मॉडल मान रहा है, मासी को, चाची को, मम्मी को, और उसके थ्रू अगर वो पॉजिटिव इनपुट्स लेगा तो बच्चा इजीली एक्सेप्ट करेगा। तो अगर इनकी फ्रेंडशिप है कि मम्मा सिखा रही है या चाची मामी सिखा रही है, जरूरी है कि संस्कार अच्छे होने चाहिए, सोच जो है वो पॉजिटिव मिलनी चाहिए बच्चों को, और आपका भी रिएक्शन, यानी कि जो आपकी देवरानी है या जेठानी है, उनका भी रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल पॉजिटिवली उस बात को ले। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ, रुचिका हमारे साथ हैं। जी रुचिका। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रुचिका, बताइए। मैम एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में हूँ और मैं मेरी देवरानी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और मतलब एक्चुअली मेरी तरफ से, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरी तरफ से कुछ नहीं था। जब मतलब 5 years back when she got married, mother expired when just 2 days after when she got married. तो लाइक उनको कैंसर था, तो मैंने इसको अपने बच्चे की तरह पाला एकदम। और मतलब शी वाज मोर इनटू मटेरियलिज्म एंड इन चीज़ों में।
और मैंने शी गॉट प्रेग्नेंट आफ्टर 2-3 मंथ, तो मैंने मतलब इसके बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह पाला। लेकिन मेरा बच्चा पहले क्रेच में जाता था, तो इसने 5 महीने तो उसकी बहुत केयर करी थी इम्प्रेशन करने के लिए। लेकिन व्हाट रियली हैपेंड वाज कि आज हमारे बीच में इतने डिफरेंसेस आ गए हैं, क्योंकि मैं चेंज हो गई उसमें मेरी फ्रेंड को, मेरी बेस्ट फ्रेंड को, मेरी मम्मी को, मेरी इवन अपनी हिस्से को रही थी। मैं ट्राई टू मतलब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करी, बल्कि मैंने हमेशा इसके हिस्से का भी बहुत काम किया। मेरी मदर इन लॉ भी मेरे को बहुत उल्टा सीधा बोलती थी कि तुम इसके हिस्से का काम क्यों करती हो, क्या तुमने सबका ठेका ले रखा है, ये है वो है। तो लाइक मैं ही हर तरफ मेरा ही नाम का डिनोरा चला जा रहा था कि ये बेवकूफ है और ये है वो है, ये दूसरों के आगे झुकती है। तो मैं इसलिए झुकती थी कि मैं नहीं चाहती थी कि तालाब में रह के मैं मगरमच्छ से बहस करूँ। तो द वर्स्ट पार्ट वाज कि आज की डेट में उसकी बेटी आती है, मेरे बच्चे को धक्का देती है, मारती है, छोटी है उससे बहुत, और बट मेरा बच्चा इरिटेट होता है और मेरे को कहता है कि मामा आप मुझे डांटते हो, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, और मैं क्या करूँ, मैं कैसे हैंडल करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया है कि मैं विंटर्स से पहले अलग हो जाऊँगा, क्योंकि मैं एपिलेप्टिक भी हूँ और मेरे को एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने अब पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती हूँ। मैंने अपने बच्चे को एक्टिविटीज में डाला हुआ है, बाल भवन में भी डाला हुआ है, बट मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या एज है आपकी रुचिका? मैम मैं 32 ईयर्स की हूँ। 33 ईयर्स की है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले लिया इन्होंने। और इन्होंने जैसे कि कहा कि बहुत से लोग भी हैं बीच में जो समझाने की कोशिश करते हैं, पैचअप करवाने की कोशिश करते हैं, उल्टा उससे बातें उलझती जा रही हैं। तो क्या कर सकती हैं ये? रुचिका को सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको समझना है कि इस वक्त पे वो क्या करना चाहती हैं। क्या वो बच्चों की देखभाल रखना चाहती हैं, क्या वो अपने लिए कुछ काम में एंगेज करना चाहती हैं, या किसी जॉब में करना चाहती हैं। फर्स्ट शी हैज टू क्लैरिफाई दिस। सेकंड, क्या रुचिका को अपने अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है, और जैसे देवरानी के बच्चों को या और किसी बच्चों को, कुछ लेडीज को अटैचमेंट होता है बच्चों से, जो कि कुछ बुराई नहीं है। तो उनको अगर पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कुछ बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से लाइफ में किसी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बेस्ट होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी से जो सुनी बातों से उससे बायस कभी भी ना हो। लेडीज में ज्यादातर एक कॉम्प्लिकेशन आता है। आमने सामने बैठ के सिंपली उनको बात करनी चाहिए कि कोई ग्रजेस है, कुछ है तो मेरी तरफ से माफी, और आपकी तरफ से कुछ है तो क्या कुछ मैं ऐसा कर सकती हूँ जिससे चीजें और बेटर हो जाएं। क्योंकि रिलेशनशिप्स गो फॉर लाइफ लॉन्ग। एग्जैक्टली। तो हमें जितना कम मिसअंडरस्टैंडिंग हो उतना अच्छा है। और आउट ऑफ द वे रुचिका को नहीं जाना है। जैसे उन्होंने बोला उन्होंने बहुत कुछ करा है, इसलिए उनके अंदर बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि देवरानी कुछ नहीं कर रही हैं। तो जितना उनको पर्सनल सेटिस्फैक्शन तब तक करें, आउट ऑफ द वे हेल्प ना करें। मतलब आउट ऑफ द वे हेल्प ना करें, जितना आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतनी ही बात करें, और जो चीज आपको खुशी देती है उसके बारे में ज्यादा सोचें, ना कि ये कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। अभी बात करेंगे शालिनी के साथ। जी शालिनी। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून शालिनी। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी। मैं शादी के पहले भी मैं जॉब कर रही थी और अभी भी मैं कर रही हूँ, और मेरे इन लॉज फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि आप जॉब करो कंटिन्यू से, बट मेरे हस्बैंड उस चीज को लेके कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, और कभी कभी इन सारी बातों को लेकर हमारे बीच बहस भी हो जाती है। और छोटी सी लड़ाई बहुत बड़ी रूप ले लेती है। और कभी ये भी हुआ है जैसे कि मैं जॉब अभी भी कंटिन्यू की हुई हूँ, लेकिन कहीं किसी जगह पर अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो वो एग्री नहीं हो पाते हैं। किस फील्ड में जॉब करती हैं शालिनी आप? अभी मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में HR हूँ। ओके, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, और किस तरह से आप इस सिचुएशन को डील कर सकती हैं, इसमें आप रिएक्ट कर सकती हैं कैसे, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग कॉल फॉर केयर। अक्सर देखा जाता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो किसी किसी का नेचर अलग अलग होता है। जैसे कि कई बार कुछ लोगों का पॉजिटिव नेचर होता है, कई बार मटेरियलिस्टिक सोच होती है, यानी कि पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, कई बार कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं जो ज़्यादा लगने लगती हैं, मतलब एक इंसान को ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं किसी और से। तो अगर ये सारे इश्यूज़ हैं तो किस तरह से इनसे डील कर सकते हैं और फैमिली ब्रेकडाउन्स को होने से रोका जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर शैलजा पोखरियाल के साथ। लेकिन उससे पहले, ब्रेक में जाने से पहले, शालिनी ने हमसे सवाल किया था। शी इज़ वर्किंग एज एन HR इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। उनके हस्बैंड को इस जॉब से इशू है, जबकि वो पहले से जॉब कर रही थी शादी से, बल्कि इन लॉज को प्रॉब्लम होना चाहिए, उनको नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से झगड़े बढ़ जाते हैं हस्बैंड और शालिनी के बीच में। क्या कर सकती हैं ये?
देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बेसिकली रिस्पेक्ट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट जिस दिन लूज हो जाती है उस दिन बैलेंस ख़त्म हो जाता है रिलेशनशिप का, किसी भी रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे अगर सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मतलब उनकी फीलिंग्स को, कि उन्होंने एक एजुकेटेड लड़की से शादी करी है तो ऑब्वियसली उसका यूज़ बेटर है कि वो जॉब करेंगी। अगर ऑब्लिगेशंस है, बच्चे हों या कुछ टाइम ना दे पा रही हूँ, देन अगेन वी कैन डिसाइड अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग, और उसे भी मैनेज किया जा सकता है बाय कीपिंग अ नैनी। और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, थोड़े दिन का छुट्टी भी लिया जा सकता है। सो दे बोथ नीड टू वर्क आउट। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो बातचीत करके एक मिडिल पाथ निकाल कर, या किसी न्यूट्रल इंसान, ज़्यादातर कॉमन फ्रेंड्स की हेल्प लेके ये लोग कर सकते हैं। अगर नहीं मैनेज हो पाता तो देन दे शुड गो एंड विजिट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और वहाँ पे इस इशू को लेके जाना चाहिए, ताकि एक नॉन बायस्ड पर्सन इनकी सारी डिटेल्ड हिस्ट्री लेके, मैं अभी नहीं जानती हूँ कि क्या क्या है, बट सारा हिस्ट्री लेके ही उनसे बात करनी चाहिए और सजेशन देना चाहिए। ओके, मतलब बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स बीच में आ रही हैं, बजाय इसके कि उनको जॉब छोड़नी पड़े। बिकॉज ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में इसके ज्यादा फायदे नहीं होते, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है उसमें मुझे लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को काम करना चाहिए, जिससे कि जिंदगी को बहुत अच्छे से और लग्जरियसली बिताया जा सकता है। वैसे थैंक्स फॉर कॉलिंग शालिनी। अगर बात की जाए कि किसी का बिहेवियर कैसा होता है, किसी का नेचर कैसा होता है फैमिली में, कई बार लोगों का पॉजिटिव नेचर हो जाता है, कुछ लोग ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मटेरियलिस्टिकली सोचते हैं सिर्फ कि पैसा ही सब कुछ है। तो इस केस में किस तरह से डील किया जाए जिससे कि फैमिली ब्रेकडाउन्स ना हो? देखिए इट डिपेंड्स बहुत ज़्यादा, आपकी वैल्यू सिस्टम से ये चीज़ें आती हैं, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं। तो ज़्यादातर यही देखना चाहिए कि जिस फैमिली में आप एंटर करने जा रहे हैं या जा रही हैं उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि हर आपको बाद में एक शॉक नहीं लगना चाहिए, अरे ये क्या हुआ। कई बार नहीं पता चलती हैं चीज़ें, एवरीथिंग यू कैन नॉट एक्सप्लोर अ पर्सन बिफोर गेटिंग मैरिड, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाएगा। तो ये भी लेके चलना है कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, लाइफ में एडजस्टमेंट्स करनी है, टेक लाइफ एज इट कम्स। आई ऑलवेज टेल टू माई पेशेंट्स, बट दैट डजंट मीन यू कॉम्प्रोमाइज टू मच। अपने सेल्फ एस्टीम को भी मेंटेन करना है। तो ये दोनों चीज का बैलेंस रखते हुए चलना है। और इसमें मुझे लगता है पॉजिटिव सोच बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर पॉजिटिव सोच होती है, हम हर चीज को पॉजिटिवली लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे अच्छा वक्त भी आएगा, या फिर कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ी तो दैट्स ओके विद अस, तो प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है या फिर कम होती चली जाती हैं। अभी बात करेंगे पूजा के साथ फोन लाइन पर। जी पूजा जी। नमस्ते मैम। नमस्कार, बताइए पूजा। देखिए मेरे इन लॉज हैं, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, उनमें बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। वो मॉर्निंग में उठते हैं, वो दोनों झगड़ते हैं, लेकिन अगर कोई उनके बीच में उनको समझाए या इंटरफेयर करे तो उनका जो एटीट्यूड होता है वो होता है कि अगर आपको हमारे बिहेवियर से प्रॉब्लम है तो आप अलग हो जाइए। ओके। इसका जो इफेक्ट है वो मेरे बेटे पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। वो भी बहुत ज्यादा, वो 8 years की है और वो काफी हर बात पर जवाब देती है। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ के साथ भी मेरे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना ज्यादा हो सके कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करूँ, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इस तरह से चल रहा है। आई एम आल्सो वर्किंग, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि शायद मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए, या मुझे क्या करना चाहिए जैसे मेरे बच्चे पर असर। कौन सी क्लास में आपके बच्चे, कितने साल की? कितने साल की आपकी बेटी? 3 years की होने वाली है जी। 3 years की होने वाली है। तो 4th क्लास। ओके, 3 years की होने वाली है इनकी बेटी। इन्होंने कहा कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ के बीच में रोज सुबह उठते ही झगड़ा होता है, उसके बाद दिन की शुरुआत होती है। तो क्या कर सकती है? अगर ये इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप इंटरफेयर करेंगी तो मतलब आप अपना बिजनेस संभालिए, अदरवाइज आप यहाँ से चले जाइए। तो क्या कर सकती हैं ये? देखिए लाइफ में कई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती है, हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है। सो ईदर यू लर्न टू एडजस्ट और यू मूव आउट। जी। सो ऐसे में इन्हें को अपने हस्बैंड से बात करना है, हो सके तो हस्बैंड एज बेटा उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा इस बात को एड्रेस करें और बताए कि ऐसा ये सिनेरियो है और ये बच्चे पे, और इसके अलावा घर की नेगेटिविटी भी बहुत बढ़ाता है। अगर कोई दिन की शुरुआत हमेशा हंसते मुस्कुराते होनी चाहिए, तो ये चीजें उसको डिस्कस करनी चाहिए। अगर फिर भी ना हो तो एक बहुत ही प्यार से सोल्यूशन देना चाहिए कि ठीक है, लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए टू मूव आउट, बिकॉज उनको भी चाहिए कि कुछ उनके बच्चे भी उनको हेल्प करें। हर इन लॉज नहीं चाहेंगे कि बेटा छोड़ के चले जाए, बट अगर ये लास्ट ऑप्शन है तो फिर आई थिंक देन दे शुड गो फॉर इट, बट आफ्टर डिस्कशन विद इन लॉज। मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना बेहतर साबित होगा। अभी बात करेंगे रूबिया के साथ फोन लाइन पर। जी रूबिया जी। हेलो। अभी भावना हमसे बात करेंगी जिन्होंने राजकोट से हमें कॉल किया। जी भावना जी। हेलो।
हेलो भावना, अभी भावना हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। जिस तरह से हम फैमिली ब्रेकडाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कई बार ये जो फैमिली ब्रेकडाउन्स हैं ना चाहते हुए भी ब्रेकअप्स की वजह बन जाते हैं। ब्रेकअप्स ना हो फैमिली ब्रेकडाउन्स मतलब ना बदले ब्रेकअप्स में, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, पेशेंस लाइफ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सोचते हैं बस जल्दी जल्दी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी सोल्यूशन कर लें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है। और हर इंसान, यूजुअली जो वर्किंग लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ऑलरेडी इतनी टेंशन होती है कि उनको लगता है बस डिसीजन लो एंड मूव आउट ऑफ इट। तो कई बार गुस्से में भी हम लोग रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बातचीत में जैसे हम कम्युनिकेशन गैप को बार बार रिपीट कर रहे हैं इस वर्ड को, कि कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड सिंपल, और अंडरस्टैंडिंग अगर बनी रहेगी वो तभी होगी जब हम रोज बात करेंगे। चलिए, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज द कीवर्ड, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। और साथ साथ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, एक प्रॉपर विश्वास और अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बना रहेगा, तो फैमिली ब्रेकडाउन्स ब्रेकअप्स की वजह नहीं बनेंगे। अभी वक्त हो गया है कॉल फॉर केयर में एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। एक बहुत ही छोटा सा शब्द यानी कि प्यार रिश्तों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब रिश्तों में ढेर सारा प्यार होता है तो वो कभी टूटते ही नहीं, यानी कि जो फैमिली ब्रेकडाउन्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्यार की भी कमी हो जाती है। प्यार से डील नहीं करते लोग, तब भी फैमिली ब्रेकडाउन्स होते हैं। तो किस तरह से इस प्यार को बहाया जाए, जो प्यार हमारा शब्द है उसको किस तरह से हम फ्लो आउट कर सकते हैं, किस तरह से रिश्तों में फिर से ला सकते हैं जिससे फैमिली ब्रेकडाउन्स ना हो, इसके बारे में बात करते हैं आपसे। क्योंकि जब प्यार होता है रिश्तों में तो जो ये छोटे छोटे झगड़े होते हैं वो भी कहीं ना कहीं नहीं होते हैं और बच जाते हैं। क्योंकि जब एक पर्सन सोचता है कि ठीक है ये मेरा अपना ही है, तो फिर इससे किस बात का झगड़ा, किस बात की लड़ाई। लेकिन अगर सिंगल एक विमेन की बात करें या एक फीमेल की बात करें, वो कई बार फैमिली ब्रेकडाउन्स को रोकने के चक्कर में या घर ना टूटे इसके चक्कर में खुद भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करती हैं, सैक्रिफाइसेस करती हैं। तो इन दोनों चीजों को मिला जुलाकर कैसे बोला जाए कि प्यार भी रहे और जो एक विमेन है वो अपने खुशियों को भी सैक्रिफाइस ना करे और फैमिली ब्रेकडाउन्स हो ही ना, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ज़्यादातर फीमेल्स को बोला जाता है दैट दे आर द पिलर ऑफ द हाउस, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर मदर्स इन द इंडियन कल्चर. And that is why the reason why Americans, or I should say why the Western countries have more of divorces rather than the Indians. So it is better also. So ऐसे में प्यार का एक बेस्ट तरीका है कि मैच्योरिटी से सामने वाले को देखा जाए कि एक एक्सचेंज ऑफ लव का मतलब ये नहीं है कि सामने से अगर फ्लो ऑफ लव नहीं आ रहा तो हमारा बंद हो गया। मदर और अ चाइल्ड रिलेशनशिप ऑलवेज अनकंडीशनल लव। सिमिलरली हस्बैंड वाइफ एक फैमिली का स्ट्रक्चर में हमेशा अनकंडीशनल लव होता है। ईगो जो एक चीज आ जाती है तब वो बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है कि हमेशा मैं ही क्यों सॉरी बोलूं या हमेशा मैं ही क्यों एडजस्ट करूं। ज्यादातर ये फीमेल्स या हाउसवाइफ्स के साथ होता है। तभी हम बोलते हैं कि ज्यादातर आप आउट ऑफ द वे मत जाइए, सिर्फ इतना ही करिए कि जितना आप कर पा रही हैं उतना ही आप कॉम्प्रोमाइज करिए। अगर आपको लग रहा है इट इज हार्मिंग योर ईगो या हार्मिंग योरसेल्फ टू मच, तब आप उसको करना थोड़ा सा कम कर दीजिए। क्योंकि क्या होगा, वो प्रेशर विल कीप बिल्डिंग अप, वन डे अ वोल्केनो विल इरप्ट। सो बेटर calm down और जितना आपसे हो रहा है आप उतना करिए, जितना नहीं हो रहा then leave it, then there are situations which are out of control, so accept it as it is. Okay, मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए जो कि है। लेकिन अगर एक्सचेंज ऑफ लव नहीं भी मिलता है तो भी प्यार देते रहिए, लेकिन हाँ अपनी खुशियों को मत मारिए, सैक्रिफाइसेस मत कीजिए, बजाय इसके आप खुशियां बांटने की कोशिश कीजिए। अभी बात करेंगे सुमन के साथ फोन लाइन पर। जी सुमन। हेलो। हेलो जी सुमन जी, सबसे पहले रिक्वेस्ट है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दीजिए। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सुमन, बताइए क्या पूछेंगी? मैम एक्चुअली मेरी 4 भाभियां हैं, मैं उनमें सबसे छोटी हूँ। ब्रदर भी जॉब करते हैं, भाभियां भी जॉब करती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक मेरी जो बीच वाली भाभी है वो मुझसे हमेशा ईगो रखती है, पता नहीं क्यों। वो दूसरों से थोड़ा सा सुनने को मिलता है कि वो बुराई करती है, क्योंकि सेम जॉब पे वो है, सेम पे मैं हूँ, काफी एज गैप है हम दोनों में, लेकिन सेम जॉब है हम लोगों का। तो वो मैं हैंडल नहीं कर पाती। कभी हमारा फेस टू फेस झगड़ा नहीं होता, लेकिन मैं वो जो थोड़ा सा उनके मन में है उसको कम करना चाहती हूँ कि वो जो प्यार दिखाती है वो रियल में हो, मेरी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। कभी डायरेक्टली जाके बात की अपनी भाभी से आपने? नहीं, इस तरह से कभी बात नहीं की, लेकिन मैं मैरिड, शादी होने वाली है मेरी, तो वो थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम आ रही है कि पता नहीं कैसा हो क्या हो।
उनको भी है कि उन पर प्रेशर है चारों पे, हम क्या मेरी शादी करनी है, तो पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है, वो कभी दिखाती नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से हम चारों भाभीयों में कभी झगड़ा नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा हम लोगों में फ्रेंडली बिहेव भी रहता है, पार्टी वगैरह में हम जाते हैं तो कभी, लेकिन जो एक मन में उनके जो दूसरों की तरफ से कभी सुनने को मिलता है तो वो अच्छा नहीं लगता है उनकी तरफ से। इन्होंने कहा कि इनकी भाभी के मन में कहीं ना कहीं इनको लेकर थोड़ा सा द्वेष है, और इन्होंने जैसे कहा थोड़ी बहुत ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। क्या कर सकती हैं, कैसे सॉल्व कर सकती हैं इस प्रॉब्लम को? बहुत ज़रूरी है, परसेप्शन ऑफ थिंग्स कैन बी डिफरेंट। आई एम परसीविंग हाफ ग्लास इज फिल्ड, यू आर परसीविंग हाफ ग्लास इज फुल, राइट, ठीक है, खाली आधा ग्लास, तो परसेप्शन भी डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है उनकी भाभी को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन हो, जिस वजह से उनका मूड कभी कभी ऑफ होता हो और उस वजह से उनको गलत परसीव हो रहा हो। ये भी हो सकता है शायद कोई मिसकंसेप्शन हो, तो इसी में जरूरी है कि आमने सामने बात करें, हो सके तो ज्यादा ब्लंट ना हो, बट बात करने का भी एक तरीका है, वो बात करके देखें। और अगर बहुत डर लग रहा है तो ट्राई टू बी पोलाइट, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड आई एम वेरी श्योर कि सामने से भी पॉजिटिव ही आएगा। जल्दी नहीं आएगा, बट हैव पेशेंस। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो सारी हमने आज बात की उसमें भी यही है कि एक पॉजिटिव सोच को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा पॉजिटिव आउटलुक हो जाता है तो सारी चीजें अपने आप पॉजिटिव होने लगती हैं। नेगेटिव थॉट इज लाइक यू नो वोल्केनो, वो चलता रहता है, उसको स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है इसके लिए कुछ माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सुबह उठ के प्राणायाम भी कर सकते हैं। डॉक्टर शैलजा, आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।